नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस क्लास में एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस के वो क्वेश्चंस देखेंगे जो कि जीडी में बार बार पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे आज इस क्लास में। आपको पूरा क्लास टेस्ट की तरह लगाना है, देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो कि एसएससी जीडी में पूछा गया है और इस बार 2024 में आपसे पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, द्वीप एक द्वीप है कहां पर। तो देखिए, द्वीप जो है ना साथियों, एक द्वीप है और ये कहां स्थित है, तो याद रखना गुजरात के तट पर। ठीक है, गुजरात के तट पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप से पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना ये कहां स्थित है। तो देखिए, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना की अगर बात करें, ये कहां पर स्थित है, तो याद रखिएगा जोग जलप्रपात पर। देखिए, जोग जलप्रपात जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, याद रखना ये कर्नाटक में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है, तो साथियों ये शरावती नदी पर स्थित है। शरावती नदी पर याद रखना, ये जो जोग जलप्रपात है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यहीं पर ये जो है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच में कौन सी झील स्थित है, तो साथियों याद रखना हुसैन सागर झील। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, हुसैन सागर झील। आप सभी से रिक्वेस्ट है साथियों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। यानी इनमें से वो कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी समुद्र तटीय सीमा जो है वो सबसे छोटी है। तो देखिए, करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा की। यहीं अगर आपसे पूछे कि किस राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे लंबी है, तो याद रखिएगा सबसे लंबी है गुजरात की। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो देखिए, भारत में वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में स्थित है। याद रखिएगा राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र जो है वो विद्यमान है। तो देखिए, निम्नलिखित में से वो कौन सा भारतीय राज्य है जिस राज्य में सबसे लंबा जो है या सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग का तंत्र विद्यमान है। याद रखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। यानी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी में। देखिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबरी की होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है। तो याद रखिए, जलोढ़ मिट्टी जो कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, और जलोढ़ मिट्टी में जब देखिए बालू और कणों और चीका की मात्रा है ना, बालू का जो कण होता है और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है, तो उस मिट्टी को क्या नाम दिया जाता है, तो याद रखना दोमट मिट्टी। साथियों, दोमट मिट्टी खासतौर पे धान की खेती के लिए उपयोग किया जाता है और ये जो दोमट मिट्टी है ना, ये सबसे ज़्यादा पानी सोखता है। याद रखना सबसे अधिक जल सोखने वाला ये मिट्टी है दोमट मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है। तो देखिए, भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है, याद रखिएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। यानी ऋग्वेद में इनमें से कौन सा वो नदी है जो उल्लेख किया गया है और यह बताया गया है कि उन नदियों का संबंध जो है अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो देखिए, यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिए, देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कुब और कम्र नदी। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अठवन का क्या मतलब है। देखिए, अठवन का मतलब क्या है साथियों, तो याद रखिएगा भूराजस्व विभाग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, महावीर की माता कौन थी। महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और अंतिम तीर्थकर भी। याद रखना महावीर की माता का नाम क्या था, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, त्रिशला यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा पेशवा को मेकियावेली कहा जाता था।
यानी इनमें से वो कौन से मराठा शासक है या मराठा पेशवा है जिनको मैकियावेली के नाम से भी जाना जाता था? तो देखिएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा नाना फडणवीस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होएगा साथियों, नाना फडणवीस, यहाँ आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मद्रास महाविभा महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिए मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो देखिए यहाँ आपका राइट होगा 1884 ईस्वी में, याद रखिए 1884। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? आज़ाद हिंद फौज से संबंधित व्यक्ति इनमें से कौन एक नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए आज़ाद हिंद फौज से संबंधित आपका गुरुदयाल सिंह ढिल्लो भी है, शाहनवाज खान तो है ही है, और जनरल मोहन सिंह भी है। आरसी दत्ता जो है ये साथियों आज़ाद हिंद फौज से संबंधित व्यक्ति नहीं है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी आरसी दत्ता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, देखिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा 1991 और 92 में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। याद रखना अब तक भारतीय रुपये का 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है, ठीक है। पहली बार 1949 में किया गया था, दूसरी बार 1966 में, और तीसरा बार 1991-92 में किया गया था, जो कि 2 चरणों में किया गया था, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? तो देखिए भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? यानी इनमें से वो कौन सी घोषणा है जो युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के अंदर का जो दुख है उसको बताता है, उसको स्पष्ट करता है? तो याद रखिएगा साथियों करेक्ट होगा कलिंग का पृथक शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है रंगराजन समिति का संबंध किस घटक से था? तो देखिए रंगराजन समिति का संबंध किस घटक से था? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए भुगतान संतुलन घाटा से। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदों का ज्ञान है? तो देखिए इस कथन को किसने कहा था? याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू मुस्लिम की एकता, क्योंकि इस युद्ध में हिंदू और मुस्लिम दोनों ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों का सामना किया था। अगला क्वेश्चन है देश विदेश के टेलीफोन ट्रैफिक के बेहतरीन संचालन के लिए देश का पहला टेलीफोन पोर्ट कहां पर स्थापित किया गया है? तो देखिए देश का पहला टेलीफोन पोर्ट कहां पर स्थापित किया गया है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा बेंगलुरु में। अगला मौलिक अधिकार लागू करने के लिए रीट कौन जारी करता है? तो साथियों देखिएगा मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट जारी करने का जो अधिकार है वो है उच्चतम न्यायालय को, यानी सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला है भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो देखिए भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक का लेखक कौन है? याद रखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ आपका? तो ऑप्शन नंबर सी सर एम विश्वेश्वरैया। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? साथियों ध्यान दीजिए संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रशस्ति के कारण 1899 में देखिए तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो देखिए किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रशस्ति के कारण 1899 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? तो याद रखिएगा नाडार के, है ना, नाडार द्वारा। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा नाडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया है? तो इनमें से वो कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों ने सबसे तेज गति से विकास किया है? तो याद रखिए चीनी उद्योग में।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, चीनी उद्योग। अगला, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया था? तो देखिए, भारत में सबसे पहले या सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया था? तो साथियों याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। और कब अपनाया गया था आंध्र प्रदेश में शून्य आधारित बजट तकनीक को? तो 1956 में। इसको हम बोलते हैं जीरो वेस्ट बजट। इसमें होता यह है कि हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट को तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति। देखिए, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? तो याद रखिए, भारत के राष्ट्रपति। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? देखिए, मुगल वंश की स्थापना तो 1526 में की हुई थी, बाबर ने की थी, लेकिन मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना भी हुमायूं ने की थी। और कब की थी यही आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1955-56 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड और केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो देखिए, अनेकतावाद जो है ये किस धर्म से संबंधित है, किस मत से संबंधित है? तो याद रखना, जैन मत से। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन मत। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा चतुर्थ अनुसूची में, चौथी अनुसूची में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे कौन थे? तो देखिए, करेक्ट होगा साथियों, याद रखना, स्वामी श्रद्धानंद जी, है ना, ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। अगला क्वेश्चन है, बैंक की जो शाखाएं सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार कर सकती है उन्हें विदेशी मुद्रा के क्या कहा जाता है? तो याद रखना साथियों, बैंक की जो शाखाएं सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार कर सकती है उन्हें विदेशी मुद्रा का क्या कहा जाता है? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकृत डीलर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो देखिए, भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1985 ईस्वी में। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? आपको बताना है इनमें से कौन सी एक स्मृति है जो कि प्राचीनतम है। तो देखिए, राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, मनुस्मृति, जो कि सबसे प्राचीनतम है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया, आक्रमण किसके समय में हुआ था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए, राइट आंसर होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? यानी क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के जो राष्ट्रपति है, माफ करना, उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट, उनको अगर पद से हटाना है तो उसका संकल्प निम्नलिखित में से कहां प्रस्तावित किया जाएगा? तो याद रखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल राज्यसभा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, विनायक दामोदर सावरकर जी ने, यानी बीडी सावरकर ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है, अवमूल्य के उद्देश्य किस ओर संकेत करता है ना, यह किस होगा, किस ओर। तो देखिए, अवमूल्य का जो उद्देश्य होता है वो किस ओर संकेत करता है? याद रखिए, करेक्ट होगा निर्यात प्रोत्साहन पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अवमूल्य का जो उद्देश्य होता है वो निर्यात प्रोत्साहन की ओर संकेत करता है। अगला क्वेश्चन है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? इनमें से वो कौन से धर्म सुधारक हैं जिनकी मृत्यु भाई ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? तो याद रखिए, राजा राममोहन राय की, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो देखिए, निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है इलाहाबाद से हल्दिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, यह जो है साथियों संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 53 में, आर्टिकल 53।
अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो इनमें से भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? याद रखिए मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो करेक्ट होगा साथियों अनुच्छेद 63 में, आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो याद रखिए भारतीय जनता का या भारत की जनता का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है? यानी इनमें से कौन सा जोड़ा है जो कि गलत है, बाकी सब सही, माफ करना, कौन सा एक सही है बाकी 3 गलत है? तो देखिए दीवाने अर्ज मोहम्मद बिन तुगलक गलत है। ऑप्शन नंबर ए में मुझे दीवाने बंदगान दिख रहा है जो कि तुगलक, बिल्कुल गयासुद्दीन तुगलक, ये सही है साथियों। ऑप्शन नंबर ए दीवाने बंदगान ये गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित है, यही आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो है ना ये तीनों गलत है। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है 79,116 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाइडे स्पेस या वित्सता का युद्ध जो है, जिसका आधुनिक नाम है झेलम का युद्ध, जो कि 326 ईसा पूर्व में हुआ था, ये किन किन शासकों के बीच में हुआ था? तो देखिए करेक्ट होगा सिकंदर एवं पोरस के बीच में, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? तो साथियों देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप जो है ये किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? तो याद रखिए प्रणब मुखर्जी के निर्देशन में, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी प्रणब मुखर्जी। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? भाग 3 का क, भाग 4 या भाग 4 का क? चारों में से कोई एक आंसर होगा। आप लोग सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। साथियों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।